है और इन देशों के सरकारों के पास कोई प्रत्याम्नाय व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यह नहीं चल सकेगा और यह प्रश्न आज भी बना हुआ है। और अमेरिका अभी कह रही है कि 70% अनुदान हम कटौती करने के लिए तैयार है, लेकिन जो वो कटौती करने वाले अनुदान कह रही है वो अनुदान पूरे अनुदान का एक केवल छोटा सा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन बॉक्स के नाम से वो आज भी जारी कर रहे हैं और इसलिए अनुदान कटौती की कोई भी बात वो कहते हैं जो आज चर्चा में जो हो रहा है, उन मुद्दों पर अगर वो मान भी लेते हैं तो अनुदान के प्रश्न का समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए भारत के किसानों के पास विश्व व्यापार संगठन के सामने लड़ने के अलावा और उसके अस्तित्व के विरोध में लड़ने के अलावा कोई और संभावना बचता नहीं। तो एक महत्वपूर्ण विषय है। और उसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन में जो समस्या है कि छोटे उद्योगों के विषय में जो मुद्दे सामने आ रहे हैं और उन मुद्दों को हम स्वीकार करेंगे तो अपने देश में मुरादाबाद नहीं बचेगा, अपने देश में अलीगढ़ नहीं बचेगा, अपने देश में कोयंबटूर, ईरोड नहीं बचने वाला है, अपने देश में जोधपुर और जयपुर नहीं बचने वाला है, जिसको आप क्लस्टर कहते हैं या छोटे उद्योग समूह कहते हैं, लघु उद्योग समूह कहते हैं। अगर नामा को हम स्वीकार करेंगे विश्व व्यापार संगठन में और उनके शर्तों को अगर स्वीकार करेंगे, उसके बाद संपूर्ण भारत में ये छोटे मझोले जो उद्योग समूह केंद्र हैं वो सब समाप्त होने वाले हैं। इसलिए विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता करना संभव नहीं है, ये हमने स्वदेशी के नाते कहा था और यह साबित हो रहा है। और यह प्रश्न खड़ा हुआ है और विश्व में विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विकासशील देश कह रहे हैं कि भारत को और ब्राजील को और अफ्रीका को नेतृत्व करना चाहिए और ये जो सत्ता की एकाधिकार रखने की जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ना होगा। ये एक महत्वपूर्ण चुनौती के नाते विश्व व्यापार संगठन और उसके साथ जुड़े हुए IMF और वर्ल्ड बैंक इन सबके सामने खड़ा हुआ है। और दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न इस आंदोलन के सामने खड़ा हुआ, हम स्वदेशी के नाते कहते हैं कि केवल विश्व व्यापार संगठन मूल मुद्दा नहीं है। ये जो पूंजीवाद विचार है, इस विचार में ही विश्व की संचालन करने की सामर्थ्य नहीं है, यह हमने कहा था। तो लोग कहते थे कि ये बात क्या कह रहे हैं, और कुछ लोग यहां तक कहते थे कि ये कम्युनिज्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं। आपको याद होगा कि स्वदेशी और एकात्म मानव दर्शन और भारत के दर्शन के आधार पर जब हम राजनीतिक प्रस्ताव और विचार रखते थे तो उस समय कम्युनिस्ट जब प्रभाव था, साम्यवादी व्यवस्था का जब प्रभाव था, तब कहते थे कि ये CIA एजेंट्स हैं और ये पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, ऐसा कहते थे। हम तब भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के पीछे जो दर्शन है, जो विचार है, वो ना साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक है ना पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक है, लेकिन मानते नहीं थे। अमेरिका की आर्थिक संकट ने यह प्रदर्शित किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था खोखला है। स्वर्गीय ठेंगड़ी जी जब भाषण देते थे कि अमेरिका इज फाइटिंग नॉट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज फाइटिंग द वॉर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस, इस प्रकार की जब वक्तव्य देते थे तो कई लोगों को लगता था कि क्या बात कह रहे हैं, अमेरिका के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, और अमेरिका के सत्ता का कोई प्रश्न चिन्ह लगाना कैसे संभव है, इस प्रकार की बात कहते थे। लेकिन अमेरिका के आर्थिक संकट ने यह प्रदर्शित किया कि पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है। कैसे गड़बड़ी? आपको याद है कि अमेरिका के आर्थिक संकट के बारे में जब हम विश्लेषण करते हैं तो मोटे तौर पर मुद्दे क्या है? मुद्दे ये हैं कि अमेरिका में आर्थिक व्यवस्था में जड़ता आना शुरू हो गया, डायनामिज्म नहीं है। और ऐसे में अमेरिका की सरकार ने सोचा कि भाई रोजगार चाहिए, सरकार के सामने चुनौती है और लोगों की आमदनी बनाए रखना है, और इसलिए कि कुछ न कुछ कृत्रिम तरीके से इसमें एक गतिशीलता लाया जाए। और इस गतिशीलता लाने के लिए उन्होंने सोचा कि भाई कौन से आसान तरीके से गतिशीलता कैसे लाया जा सकता है जिसका फल तुरंत देखने को मिलेगा।
तो विश्व में जो चल रहा है उन्होंने अपनाया वो है रियल एस्टेट एंड हाउसिंग सेक्टर बिजनेस। बड़ा आसान रास्ता है, आज पानी डालो तो तुरंत घास उगेगा, हरियाली दिखाई देगी, उसमें कोई समय नहीं लगता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हाउसिंग सेक्टर के लिए लोन्स दिया जाए, जिसको सबप्राइम कहते हैं। यानी उन्होंने यह विचार किया है कि जिससे आपसे जो सिक्योरिटी लेते हैं अथवा नहीं लेते हैं, तो हम जो लोन दे रहे हैं वो लोन अधिक होता है और आपका सिक्योरिटी कम होता है। सो देयर इज ए गैप बिटवीन सिक्योरिटी एंड द लोन अमाउंट। तो कहीं ऐसा संभव कि भी लोन अमाउंट ज्यादा हो रहा है और सिक्योरिटी कम है, तो इसमें बैंक की सिक्योरिटी कौन सी है, वो कैसे सोच के दे रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में। तो उन्होंने सोचा कि हाउसिंग सेक्टर जो है उसकी आने वाले दिनों में कीमतों में लगातार वृद्धि होगी, और लगातार जब वृद्धि होती है तो इसमें यह रिस्क लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि हम जो पैसे दे रहे होते हैं उससे ज्यादा उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के उन्होंने लोन देना शुरू किया। जब लोन देना शुरू किया तो बैंक धड़ाधड़ लोन देते गए, और ध्यान में आया कि प्रॉपर्टीज बढ़ते भी जा रहे हैं कीमतें। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वहां पहुंचा तो वहां और कीमतें बढ़ना संभव नहीं हुआ, और बैंकों के पास पैसा नहीं है, और ऐसे में उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से आगे बढ़ाया, 6% तक लाया। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया तो लोगों के पास ईएमआई पे करना, मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना मुश्किल हो गया, और ऐसे में लोगों ने कि भाई हम कहां से पे करेंगे, और बंद करना शुरू हो गया। और जैसे ही मार्केट में ये पे करना बंद हो गया कि क्लाइंट अपना ईएमआई, और वैसे प्रॉपर्टी रेट्स कम होना शुरू हो गया। और ये बैंकों के पास पैसा कहां से आया जो पहले दे रहे थे? तो अमेरिका के लोगों के बचत के आधार पर लोन नहीं दे रहे थे, ये पैसा दे रहे थे चीन से उधार लिया हुआ, गल्फ कंट्री से जो पैसा आया उससे उधार लिया हुआ, अमेरिका में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाते यहां आया है, जिसको हम अमेरिकन ट्रेजरी में जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा, जापान का पैसा, साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की जो सरप्लस है, वो जो सारा पैसा विश्व का जिसकी बचत है, जिसके पास भी जो पैसा है, जिन्होंने अमेरिका में निवेश किया है, डॉलर के रूप में निवेश किया है, उसको अमेरिका के लोगों को देना शुरू किया। और अमेरिका केवल वो नहीं, अमेरिका के लोग खाते भी थे, खपत भी करते थे, तो चीन का माल खरीदना, जापान का माल खरीदना और बाकी देशों की माल खरीदना, माल खरीदना, उपभोग करना, और किसका है तो इन देशों का, और पैसा किसका है तो उन्हीं देशों का। यानी उत्पादन करने वाला ही लोन दे रहा है, और उत्पादन करने वालों का सामान का ही वो उपभोग कर रहा है। तो ये ऐसा हो गया कि आपको कोई टमाटर और भिंडी बेचने के लिए आया, तो आपने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसने कहा पैसा भी ले लो, टमाटर भी दे दिया, भिंडी भी दे दिया और पैसा भी दिया। तो खाने वाला इधर से पैसा लिया और इधर से आपका भिंडी ले लिया और खाना भी शुरू किया। तो इस प्रकार के अमेरिका ने काम चलाया। जब एक पॉइंट आ गया तो उनके पास पैसा और इधर ईएमआई नहीं, और जब आर्टिफिशियल जो ग्रोथ है वो सब नीचे गिरना शुरू हो गया, तो डॉलर नहीं, उन लोगों को लगा कि डॉलर कभी नीचे नहीं आ सकता, लेकिन डॉलर वैल्यू जब नीचे आना शुरू हो गया तो उस आर्थिक संकट के सामने कोई समाधान नहीं रहा। अब अमेरिका के आर्थिक संकट के सामने समस्या का समाधान जो सोचते हैं, अब इसमें बैंकों की घोटाला हो तो आप समाधान निकाला जा सकता है, मोर्टगेज कंपनीज का घोटाला है तो उसका समाधान निकाला जा सकता है, सरकारी आर्थिक नीतियों का समाधान अगर है तो उसका, भ्रष्टाचार है तो उसका समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन जो समाज पैसा ही नहीं बचाता है, और जो समाज पैसा बचाए बगैर खाता रहता है, उसकी आदत कैसे बदल सकते हैं, और उसकी आर्थिक व्यवस्था को आप कैसे रख सकते हैं? जो एक एवरेज हाउस होल्ड की अमेरिका में आज क्रेडिट कार्ड्स की संख्या है 13, एक घर में, जिसको आप घर कह सकते हैं, तो घर में, हर घर में 13 क्रेडिट कार्ड्स हैं एवरेज में, और उनकी जो 2008 तक 14.5 से ज्यादा ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा उनका कर्ज हो गया, और वो कर्ज में डूबा हुआ देश है। लेकिन
अमेरिका कर्ज में डूबने के बाद भी अमेरिका के समाज और अमेरिका के सरकार ये चाहता है कि दुनिया के उपभोग करना है उत्पादित माल का, और दुनिया का नेतृत्व भी करना है और दुनिया का संचालन भी करना है। तो मूल समस्या है पूंजीवाद समस्या, जिसको आप पूंजीवादियों का आज उसके सामने खड़ा है कि उनके पास अभी बचत नहीं है। तो इसीलिए जो मैंने कहा, द शिफ्ट इज कॉम्प्रहेंसिव, द शिफ्ट इज मल्टी डायमेंशनल। पूरे विश्व के अंदर बचत का हस्तांतरण हो चुका है। बचत करने वाला कोई और देश है, उत्पादन करने वाला कोई और देश है, और जैव विविधता माल भगवान से प्रदत्त संसाधन किसी और जगह है, और खाने वाले एक जगह बैठे हुए हैं। तो इसी को कहते हैं कि बकासुर। बकासुर उत्पादन नहीं करता था, और बकासुर कभी मेहनत नहीं करता था। बकासुर का काम ही एक ही था कि मेरे पास ताकत है, मुझे रोज शाम को इस प्रकार की व्यवस्था करके आपके पास मुझे आप लोग पहुंचाना होगा। और जब तक चलता है वो चलता है, लेकिन जब खड़ा होता है कि भाई बकासुर ये आपका संचालन नहीं चल सकता और ये अन्यायपूर्ण है, तो फिर शुरू होता है, उसका नाम है धर्म युद्ध। और इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था के सामने आज एक धर्म युद्ध खड़ा है, और उसका नेतृत्व स्वदेशी आंदोलन कर रहा है। इसलिए दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दा हमें समझने की आवश्यकता है। ये केवल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ तक सीमित नहीं है। इसीलिए विश्व व्यापार संगठन में आप देखते हैं, या विश्व के किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब हो रहे हैं देखते हैं, तो भारत में जनसंख्या है और कुशल लोगों की जनसंख्या अधिक है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कारपेंटर्स, इस प्रकार के लोग ज्यादा हैं। आपका गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मेरी भारत की बाजार अगर खोलना है, तो मेरे एक न्यायसंगत प्रश्न है, मेरे लोगों के लिए आपके बाजार खोलिए। लेकिन अमेरिका और यूरोप का कहना है कि मेरे बाजार में मात्रात्मक प्रतिबंध रहेगा लोगों की आवाजाही में, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। इस साल में 1 लाख लोगों को आने दूंगा तो 1 लाख आएंगे, खुला निमंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, वो मुद्दा एक मूलभूत विषय है। विश्व के अंदर केवल आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था ऐसे ही नहीं है। टेक्नोलॉजीज के विषय में, प्रौद्योगिकी के विषय में, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू हो, बौद्धिक संपदा एकाधिकार के थ्रू हो, या आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी जो चर्चा आप देखते हैं, तो चर्चा क्या है? न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स। जिनके पास न्यूक्लियर आर्म्स के है और जिनको सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद ने स्वीकार किया है कि उनके पास है, वो कहते हैं कि विश्व के न्यूक्लियर बाजार को, इस अणुशस्त्रों की जो बाजार है उसकी एकाधिकार हमारे पास रहेगा, और इसके कानून हम तय करेंगे, और इसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा हम तय करेंगे। और इसलिए भारत उसको तोड़ना चाहता है, कहता है कि यह सही नहीं है और यह अन्यायपूर्ण है। तो उसके साथ जो भेदभाव होता है ये देखने को अपने को मिल रहा है। इसीलिए चाहे वो दवाई क्षेत्र हो या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, यह हमें देखने को मिलता है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स, जो इस विश्व के सत्ता के संचालन करने वाले लोग, वो अपना सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसके दंभ को तोड़ना चाहते हैं, उनके साथ भीकर संघर्ष है। और यही वैश्वीकरण और स्वदेशी के बीच में संघर्ष है, और यही पूंजीवादी व्यवस्था और थर्ड वे के बीच में संघर्ष है। हमारा कहना है कि विश्व के अंदर आने वाले दिनों में यह व्यवस्था नहीं चलेगा। यह उपनिवेशवाद के समाप्ति के बाद जो जन्म लिया हुआ एक असंतुलित सत्ता केंद्र है, असंतुलित व्यवस्थाओं का निर्माण है, वो आज बदला हुआ परिदृश्य में यह नहीं चलेगा। विश्व के अंदर ये सारे देश खड़े हो गए हैं और पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी है। इसलिए वो कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन वैश्विक स्तर पर होना आवश्यक है, और इसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं भारत में। और केवल भारत में नहीं करते हैं, भारत चूंकि बड़ा देश है और बौद्धिक संपदा रखने वाला देश है,
और विश्व में गरीब देशों को आवश्यकता पड़ने पर नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला देश है।